Hello everyone. Now we are going to discuss a new topic that is called federalism. In this topic, we are going to study about the concept and its feature. If we talk about the government and its function can be divided into two broad categories. The one is unitary and another one is federal. देखो, जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, जो उसका स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो यूनिटरी या फेडरल. यूनिटरी का मतलब होता है दैट द होल कंट्री इज अंडर द सुपरविजन ऑफ सिंगल अथॉरिटी, यानी अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल अथॉरिटी. A single authority is going to enact the laws for the whole country. This is called the unitary government. And the example of unitary government are China, Indonesia and France, Italy, etc. Federal government का मतलब होता है that there is a mixture or there is two types of government. एक government center में रहेगा और स्टेट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट रहेगी. यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, वो एक सिंगल हैंडेड नहीं रहेगा, एक सिंगल अथॉरिटी नहीं रहेगी. जब ये डिवीजन ऑफ पावर है, ऑफ कोर्स द पावरफुल विल बी द सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन साइमल्टेनियसली डिफरेंट पूरे देश को डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट प्रोविंस में, डिफरेंट यूनियंस में बांट दिया जाता है. और हर यूनियन में, हर स्टेट में, हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रोविंस में अपनी एक सरकार होती है, उसका अपना एक फंक्शन होता है. और साथ ही साथ एट द सेम टाइम सेंटर में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जिसके अंडर सारे के सारे स्टेट्स, सारे के सारे यूनियन कहो, प्रोविंस कहो, ये सब उसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आते हैं. यानी हम फेडरल गवर्नमेंट में टू टाइप्स ऑफ गवर्नेंस देखते हैं. पहला सेंट्रल अथॉरिटी एंड द सेकेंड वन इज द स्टेट अथॉरिटीज. और द एग्जाम्पल फॉर दिस इज example India, US, Russia and all that. Now coming to the next slide, that is called federal government. As I have discussed earlier, federal government is nothing but there is the division of power between the center and its state. In the second paragraph I have discussed what are the preconditions for the federal government to exist. उसका सबसे पहला प्री कंडीशन है कि एक डिज़ायर होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए कि हम वी विल यूनाइटेडली वर्क अंडर वन अथॉरिटी. एंड सेकेंड डिज़ायर क्या होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर आप फेडरल हो रहे हो, यानी अगर आप डिवीजन कर रहे हो और आप अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सको. फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ. जैसे कि हमारे देश में वी नो कि देयर वर सेवरल डिवीजन ऑफ द स्टेट्स. फॉर एग्जांपल जैसे आंध्र प्रदेश टूट के दो में बढ़ गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड कहलाता है, वो हमारे यूपी से अलग हो गया. झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया. तो ये सब जो न्यू स्टेट्स अलग हो रहे थे, उनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपना सेल्फ एग्जिस्ट कर सकें, प्लस वो अपना मेंटेन कर सकें. तो फेडरलिज्म कब दो कंडीशंस में काम करता है. पहला कि सारे के सारे यूनियन, सारे के सारे स्टेट यूनानिमसली अग्री हो जाएं कि वो एक अंडर, उनके ऊपर एक सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, और वो यूनानिमसली मिलजुल कर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे. और दूसरा क्या होना चाहिए इसके लिए कि वो जो जितने स्टेट हैं वो खुद कैपेबल हों अपनी सारी नेसेसिटीज़, सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. तो ये दो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली, हाँ, उनका इतना इकोनॉमिक रिसोर्स हेल्पफुल हो, मजबूत हो कि वो अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकें, प्लस वो सेंट्रल अथॉरिटी को हेल्प भी कर सकें. तो दीज आर द टू प्री कंडीशंस इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फेडरलिज्म. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सबसे पहला फीचर्स है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक रिटन बुक है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल रेगुलेशन का एक रिटन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है. ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो डिसिप्लिन है वो फॉलो होना है पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे देश में. तो ये रिटन रूल्स बहुत ज़रूरी है फेडरलिज्म के लिए, सो दैट कि आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कोई ओवरलैपिंग ऑफ द पावर ना हो जाए.
तो फेडरल गवर्नमेंट का सबसे पहला फीचर क्या है, दैट देयर इज द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ओवरलैपिंग ऑफ द पावर होता है, तो ऐसे केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करेगा कि उस डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 131 है जो कि डिस्कस करता है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए सेंटर में या स्टेट में या अमंग द स्टेट्स, तो कैसे उसको हैंडल करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी CAA को लेके केरला ने सुप्रीम कोर्ट में गया था अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अथॉरिटी आ गई, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिनास को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स को यूनानिमसली लेके चलना चाहते हो, तो देयर शुड ऑलवेज बी द सुपरमेसी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन which is written already by the great mind powers of that nation. Written and rigid constitution as been discussed earlier कि सुपरमेसी यानी दोनों के डिस्प्यूट होने में क्या कैसे करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा रहेगा वो होगा। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि बहुत जल्दी वो कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से अमेंड नहीं कर सकते, खास करके जब वो किसी स्टेट की बात होती है। अगर स्टेट के लिए आपको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है तो उसमें स्टेट की अथॉरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं जिसमें से लेजिस्लेचर की दोनों बॉडी यानी राज्यसभा, लोकसभा प्लस उस स्टेट काउंसिल का भी परमिशन, उस स्टेट काउंसिल से उस बिल को पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कोई भी आप बिल बहुत आसानी से नहीं बना सकते, बहुत आसानी से उसको फ्लेक्सिबल नहीं है वो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है इसलिए इसको आसानी से अमेंड नहीं कर सकते, सो दैट ये अश्योर करता है कि किसी भी स्टेट के अंदर कोई आप इतनी आसानी से चेंजेस नहीं ला सकते। ये बहुत बड़ा रीज़न था जब जम्मू एंड कश्मीर का डिवीज़न हुआ था, लद्दाख जो एक नया बना प्रोविंस, जो यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख। लेकिन ऐसे ये जो बार बार कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिवीज़न हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो अप नहीं किया गया था एक स्टेट के डिवीज़न करने में। थर्ड है टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एज डिस्कस्ड अर्लियर। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंटर में एक गवर्नमेंट अलग रहेगी और स्टेट्स में भी अलग गवर्नमेंट रहेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर क्या है, दैट देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर रहेगा सिमिलर टू द प्रीवियस फीचर। डिवीजन ऑफ पावर रहेगा यानी फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड रहेगा, यानी सेंटर को पता होगा कि उसे किस विभाग में काम करना है, और साइमल्टेनियसली स्टेट को पता होगा कि उसको कौन कौन से एरियाज में जुरिस्डिक्शन है। वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में भी डिस्कस्ड है, जैसे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो वही डिवीजन ऑफ पावर यानी क्लियर कट डिवीजन होगा कि कहाँ कहाँ आपका जुरिस्डिक्शन है सेंटर का और कहाँ कहाँ स्टेट का। कुछ ऐसे ज़रूर होंगे एरियाज, विभाग, जहाँ पे दोनों का मिला जुला कर काम हो सकता है, दोनों की कॉपरेशन से काम हो सकता है, तो उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में कहेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मान लो अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियंस, तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, तो जुडिशरी के पास हम अपना केस लेके जाएंगे, वहाँ ट्रायल होगा और जो कोर्ट डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का होना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स को, उसके आर्टिकल्स को, उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स को का प्रोटेक्टर कौन है, जुडिशरी। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना तभी अश्योर करता है कि बिना पक्षपात के, बिना पार्शियलिटी के कोई डिसीजन मेकिंग होगा। सिक्स्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। Bicameral legislature, as discussed earlier, legislature two parts में divided, lower house and upper house. Upper house is also termed as the Rajya Sabha. Lower house is also termed as the House of People, यानी लोकसभा का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप
ये लोकसभा ही है जहाँ पर आपके द्वारा चुने गए लोग होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, आपके लीडर्स होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया के, उन सब का सिलेक्शन होता है और वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं लॉ मेकिंग बॉडी में, यानी पार्लियामेंट में आपका रिप्रेजेंटेटर कौन है? आपके लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल के लोग हैं, और हाउस ऑफ द पीपल आप के ही जरिए चुने होते हैं, आपका डायरेक्ट वोटिंग से, एडल्ट फ्रेंचाइज से चुने होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना प्रतिनिधित्व, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं सेंट्रल अथॉरिटी में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म टू वर्क स्मूथली। एंड फेडरलिज्म में हर एक स्टेट की को रिस्पेक्ट देने का मतलब ही है कि हर एक स्टेट से चुना हुआ प्रतिनिधि आपको पार्लियामेंट में मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ड्यूअल सिटीजनशिप, देखो क्या होता है, किसी किसी कंट्री में फेडरलिज्म होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको दो तरह की सिटीजनशिप मिल सकती है। पहली कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के हो सकते हैं सिटीजन, और साइमल्टेनियसली साथ ही में वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के भी वो सिटीजन हो जाते हैं, जैसे यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, यानी आप अपने स्टेट के भी हो सिटीजन और साथ में आप अपने सेंटर की भी हो। लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक ही सिटीजनशिप दी जाती है जो कि कहलाती है इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली के भी सिटीजन हैं, हम इंडिया के भी नहीं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज़ बीइंग रिगार्डेड दैट इंडिया एक पूरा एक यूनिट है और उस पूरे एक यूनिट की एक ही सिटीजनशिप है। नाउ आई हैव ऑल्सो डिस्कस फेडरलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो एज यू ऑल नो दैट इन इंडिया वी हैव 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वहाँ ये फेडरलिज्म वर्ड कहीं है ही नहीं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? दैट इंडिया क्या है? एक यूनिट है which is formed by, which is made up by so many different unions. You can see here that union of the states, यानी इंडिया क्या है? बहुत सारे स्टेट्स का यूनियन है, यानी एक बंच है बहुत सारे स्टेट्स का। क्योंकि फेडरलिज्म ये कहीं डिस्कस नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसे क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। In the next and the last slide, I have discussed the features of Indian Constitution. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर बहुत अच्छे से है। 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर है, एंड हमने सबका जुरिस्डिक्शन, एरिया ऑफ वर्किंग डिवाइड कर रखा है बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में क्या क्या है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट्स, रेलवेज। इसी जो रेलवे है उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, क्योंकि उसको भी प्राइवेटाइजेशन बहुत हद तक करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे बैंक्स को सरकारी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। सो ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज भी होते हैं। स्टेट लिस्ट में आपके कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब आ जाते हैं उसके स्टेट लिस्ट में। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेट लिस्ट में एक बात आई है पुलिस। जो केजरीवाल आए थे आम आदमी पार्टी को, हमेशा लड़ते थे कि पुलिस का अधिकार हमारे पास नहीं है, पुलिस का अधिकार, इसके लिए वो कोर्ट भी गए। कोर्ट ने क्या कहा कि आप यूनियन टेरिटरी हैं, आप स्टेट है ही नहीं, तो पुलिस हमेशा यूनियन टेरिटरी में किसके अंडर आती है? सेंटर के। एनीवेज, नेक्स्ट है एंड द लास्ट इज कॉन्करेंट, यानी एक वैसा इशू जिसपे दोनों सरकार अपना राय दे सकती है, यूनानिमसली मिलके जिस पे काम करना होगा, वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें लास्ट है एडॉप्शन एंड सक्सेशन, जिसमें एक नया ऑर्डर आया था कि अब उत्तराधिकार का, यानी आपके फादर की प्रॉपर्टी में बच्चियों का भी, यानी लड़की, उनकी बेटियों का भी अधिकार होगा। कॉन्करेंट लिस्ट में ये जो भी आया था। और क्या है? ट्रेड, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।